ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दमदार 10 आप देख रहे हैं। लगातार ये चर्चा चल रही थी भाई हॉर्मुज़ पर किसका आधिपत्य है, ये ईरान और ओमान वाला है या ये अमेरिका वाला है। कभी ईरान भड़क रहा था तो कभी अमेरिका वहां पर अड़ रहा था। जब ईरान ने इसी हॉर्मुज़ पर टैक्स की बात कही, टोल की बात कही, तो अमेरिका कितना नाराज हो गया था। लेकिन अमेरिका अब खुद इसी हॉर्मुज़ पर 20% टैक्स वसूलने की बात कर रहा है, ये कह के कि इस हॉर्मुज़ का गार्डियन दरअसल वो है, वो खुद रक्षक बनने की बात कर रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर से इस बीच ईरान में भीषण एयर स्ट्राइक की है। ईरान के बंदर अब्बास, बंदर कंगान और किश द्वीप को के साथ साथ जाफ्क, कुनारक, अबू मुफा द्वीप और बुशर में तेज धमाके हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी सेना का हमला जारी रहेगा। अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन जिस बयान की मैं बात कर रही हूं वो विषय ज्यादा बड़ा है अजीत जी, क्योंकि ये जंग तो चल ही रही है। हॉर्मुज़ पर ईरान ये कह रहा था कि मुझे टोल दे दो। अब अमेरिका खुद वो टोल नहीं है तो क्या है, गार्जियन बनकर 20% आप जो हर देश से मांग रहे हो कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो पहले भी तो आप बैठे हुए थे, आपने कहां रक्षा की तो और किसकी की? जो ईरान कह रहा था या ओमान के साथ जो एक सिस्टम बनाने की बात कर रहा था, वो तो ये दोनों देश उस हॉर्मुज़ की खाड़ी के दोनों तरफ स्थित हैं, जोग्राफिकली वहां स्थित हैं और उनका एक लेवल तक इस पर राइट बनता है। हालांकि ये खुला हुआ था, ये 28 फरवरी के पहले ये कोई समस्या नहीं थी, ये समस्या ट्रंप ने क्रिएट की है। ट्रंप जो मांग रहे हैं वो उसको हफ्ता बोलते हैं, प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं। मुंबई के भाई लोगों मुंबई के भाई लोगों की जुबान में कहें तो वो हफ्ता बोले तो प्रोटेक्शन मनी। तो ट्रंप को प्रोटेक्शन मनी चाहिए, रंगदारी चाहिए है वहां। हम रक्षा करेंगे, किससे रक्षा करेंगे? तो ईरान से रक्षा करेंगे। तो ईरान क्यों, ईरान से रक्षा की जरूरत है तो क्योंकि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो ये आप इस बात को ऐसे देखिए कि ईरान के ऊपर हमला करके एक क्योस क्रिएट करके एक संकट वहां खड़ा करके और उस संकट से बचाने के लिए ट्रंप अब कह रहे हैं कि हमको पैसा दो, और वो कह रहे हैं कि हम गार्डियन ऑफ हॉर्मुज़ है। एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी। तो अब ये किसी दिन ये भी अनाउंस कर सकते हैं कि हम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, हम गार्डियन ऑफ गैलेक्सी हैं, तुम सैटेलाइट छोड़ोगे हम उसमें भी प्रोटेक्शन मनी लेंगे, तुम्हारा जहाज उड़ेगा उसमें प्रोटेक्शन मनी लेंगे, तुम्हारी ट्रेनें चलेंगी उसमें प्रोटेक्शन मनी लेंगे, हम गार्डियन ऑफ गैलेक्सी हैं। तो ये ट्रंप की ये पैथेटिक है, मतलब ट्रंप लगातार अपने को डिमीन कर रहे हैं, अमेरिका की एक महाशक्ति को डिमीन कर रहे हैं, अपना मजाक बनवा रहे हैं। उनको पता है कि कोई उनको प्रोटेक्शन मनी नहीं देने जा रहा है वहां, और प्रोटेक्शन मनी लेकर के हॉर्मुज़ की खाड़ी में या अरब सागर में भी ट्रंप किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं अगर ईरान हमला करना चाहे तो। बिल्कुल ठीक बात है। ये बात पता नहीं ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। उधर ईरान की तरफ से भी भयंकर पलटवार हो रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर अटैक किया है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में भयंकर बमबारी की है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर भी ईरान ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है। ईरान की मिसाइल अटैक में 2 कार्गो शिप का नुकसान हुआ है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हॉर्मुज़ में ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास उसके 2 तेल टैंकर पर ईरान की 2 क्रूज मिसाइलों ने हमला किया है। मोम्बासा नाम के टैंकर पर हुए इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो टसल है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगली खबर आपको बताते हैं। तो ये धुआंधार अटैक तो ये चलता रहेगा जब तक ट्रंप और खुद मुस्तफा खामेनेई रुकते नहीं हैं इस मुद्दे पर, तब तक तो ये जंग जारी रहेगी। ट्रंप की एक बयान आपको सुना देते हैं। We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years, and we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. एक क्विक कमेंट इस पे सचिन जी। नहीं देखिए, ये जो है ना, अभी तक हम लोग जो अजीत जी कह रहे थे, ये ऐसा लग रहा है ईरान और अमेरिका बीच में गैंग वॉर हो रहा है कि आप हमारे घर वालों को मार रहे हैं तो हम आपके दोस्तों को मार दे रहे हैं, जो ईरान और इसको। और उसमें यह भी है कि हफ्ता कौन, ईरान ने तो कहा कि भाई हम कम हफ्ता वसूलेंगे, कि हम ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दे रहे हैं कि हम रीजनेबल रहेंगे। और अभी तक हम लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात सुनते थे, यहाँ पे स्प्लिट पॉलिसी है। लग रहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो भूल जाती है कि आज की क्या है, कल क्या होगी, परसों क्या होगी। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व को ट्रंप ने संकट में डाल दिया है। ठीक, संकट में तो इस वक्त पंजाब में कांग्रेस भी है। क्यों? क्योंकि अंदरूनी कलह चल रही है। आखिरकार अब जाकर राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं।
दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पंजाब को लेकर मीटिंग होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी 20 दिन के बाद कल विदेश यात्रा से भारत लौटे हैं। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पंजाब में कांग्रेस के लिए टेंशन हाई है। चन्नी रंधावा गुट ने भूपेश बघेल के साथ हुई मीटिंग में अपनी मांगें साफ तौर पर रखी हैं। पहली मांग अमरिंदर सिंह राजा वटिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से पद से हटाया जाए, चरणजीत चन्नी को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी चन्नी की राय को तवज्जो हो। और इस तरह पंजाब कांग्रेस दो गुटों में जब बटी हुई दिख रही है, गुट पूर्व सीएम चन्नी के साथ है तो दूसरा गुट ऐसा है जो प्रदेश अध्यक्ष राजा वटिंग के साथ खड़ा है। आखिरकार राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं आखिरकार, लेकिन क्या इस कलह को वो सुलझा पाएंगे? देखिए, इसमें कोई रास्ता, इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हम प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेंगे, राजा वटिंग प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। और भूपेश बघेल ने कहा कि कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि आज हमने कमेटी भेजी है, जय माकन आए और वो सब रिपोर्ट दे करके गए और हमने एक फैसला किया और हम उस फैसले को आपके प्रेशर में बदल दें। तो इसका जो रास्ता निकला है वो कल जो भूपेश बघेल ने बयान दिया कि पंजाब में एक ही चेहरा होगा और वो चेहरा राहुल गांधी का होगा, तो ये इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। ये हमको, हमारी स्मृति जहां तक जा रही है, ये पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ने की बात कर रही है। इसके पहले नेशनल इलेक्शंस में भी कांग्रेस इस तरह से अनाउंस करके नहीं लड़ती है कि चेहरा राहुल गांधी है। पंजाब में भूपेश बघेल ने कहा कि एक ही चेहरा होगा, वो चेहरा राहुल गांधी का होगा। इसका मतलब कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ने जा रही है। किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा और सबसे ज्यादा घमासान अभी जो चलेगा वो चलेगा टिकट बंटवारे को लेकर के। अब कौन नेता अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलवाता है। कांग्रेस हाईकमान की स्ट्रेटजी क्लियर हो गई कि राजा अमरिंदर सिंह वटिंग, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत सिंह या अमर सिंह, जितने नेता हैं उन सब का चेहरा, अलग अलग इलाके के सारे नेता हैं, अपने अपने इलाके में हर नेता अपने को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करे। आम आदमी पार्टी कहेगी कि भाई आपका कौन है नेता, आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार ये लोग आम आदमी पार्टी से पूछ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार चन्नी को घोषित कर दिया था, तो चन्नी को घोषित किया गया। इस दबाव में उन लोगों ने भगवंत मान को घोषित किया। इस बार भगवंत मान घोषित है तो कांग्रेस बिना घोषित किए लड़ेगी। अब कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, टिकट बंटवारे पर होगी। यह कलह तो चलती रहेगी और इस कलह की बड़ी कीमत कांग्रेस को पंजाब के चुनाव में चुकानी पड़ेगी। इधर खबर बंगाल से भी है। कोलकाता एयरपोर्ट पर बनी 136 साल पुरानी मस्जिद को लेकर बंगाल में सियासत गर्मा गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे के पास बनी हुई मस्जिद में बाहरी लोगों की एंट्री को बंद कर दिया है, क्योंकि रनवे का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के फैसले का मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एयरपोर्ट के अंदर बने हुए मस्जिद पर फिलहाल रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के रनवे का एक्सटेंशन होगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। अगर लोगों की भलाई के लिए मस्जिद को हटाया जाता है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस का कहना यह है कि अगर सरकार वहां रनवे का विस्तार करना चाहती है तो मुस्लिम समाज को विश्वास मिले, उनसे बात करके रास्ता निकाले। वहाँ क्या मस्जिद होना चाहिए? कहीं है? जो था गलत था, उसको निकाला जा रहा है। जो वहाँ जाते तो उन्होंने भी मान लिया है, उन्होंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया है, उसको रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा। क्योंकि कलकत्ता एयरपोर्ट में काफी प्रेशर है, अभी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाएगा। हर चीज में क्यों पूछा जाए और किस लिए पूछे जाने की आवश्यकता है, इसमें भी तृणमूल कांग्रेस राजनीति कर रही है। वो जान रही है इसी राजनीति के चक्कर में पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो गई है। एयरपोर्ट पर मस्जिद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे आप देखिए, ये सुरक्षा का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। इसमें ये बात करना कि हर किसी को विश्वास मिल गया, फिर तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरफोर्स के अंदर एंट्री जो है वो बिल्कुल हाई सिक्योरिटी का मामला होता है। वैसे में अगर उसका फैसिलिटी की बात हो, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, इसमें अगर सरकार स्ट्रिक्ट, अब मान लीजिए कि मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार नहीं होता है तो आप छोड़ देंगे, उसको वैसे ही चलने देंगे। तो ये बात करना सुरक्षा के साथ समझौता किसी कीमत पर, किसी कीमत में, कि किसी के पास कोई एक वीटो पावर हो, ऐसी कोई भी नीति जो सुरक्षा और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हो, कतई नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें बिल्कुल सख्ती और स्पष्टता से चलना चाहिए कि किसी के पास वीटो पावर नहीं। एयरपोर्ट के अंदर में है वो कोई सड़क किनारे नहीं है कि आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो लेवरेज नहीं है आपके पास। कोई पुराने इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनका हवाला दिया जा सकता है? नहीं, हमको अभी ही थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि नेहरू के जमाने में जब रीडेवलपमेंट का काम बिहार, मतलब देश का शुरू हुआ, जब विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तो 4000 मंदिर तोड़े गए, 4000।
और हमको लगता है 1000 के करीब मस्जिदें भी हटाई गई थी। तो कहीं से एक आवाज़ नहीं आई। सड़क बनानी है, इमारत बनानी है, आपका जो डेवलपमेंट का प्लान बना उसके रास्ते में कोई भी धार्मिक स्थल आ रहा है, किसी का निजी मकान आ रहा है, तो सरकार उसको एक्वायर कर सकती है, उसका अधिग्रहण करके गुजरात में विकास का काम कर प्रधानमंत्री सकती है। मोदी जब थे उस समय वहाँ पे लगभग 250 के मुख्यमंत्री करीब हाँ, मंदिर हटाए गए थे। उसमें विहिप के अशोक सिंघल जी ने कुछ कहा भी था, लेकिन बाद में ये बताया गया कि भाई डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, एक्सप्रेसवेज के लिए जरूरी था। बिल्कुल। आप अभी उनको यहाँ देखें relocate ना, करना। अयोध्या में या वाराणसी में तो जो कॉरिडोर बना है, कितने साधु संतों ने आंदोलन किए। भाई अभी मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर हटाया गया, जिसको मानते हैं कि कई सौ बरस पुराना मंदिर था। तो जब एक विकास का काम हो रहा है और उस रास्ते में अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो उनको हटाया जाता है। और अगर जहां विश्वास में ले सकते हैं वहां लेना चाहिए, और जहां नहीं लेने की जरूरत है, जैसे ये है स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसके लिए कोई विश्वास की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आइए जम्मू कश्मीर की भी खबर आपको दे दें। उमर अब्दुल्ला अपने बयान को लेकर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पर उन्होंने विधायक को खरीदने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए कैश और मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया है। उसके बाद से बीजेपी उमर अब्दुल्ला पर हमलावर है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा है, और ऐसा न करने पर 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा भी दायर करने की चेतावनी दी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला बीजेपी के नोटिस को लव लेटर बता रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी से ये सम्मान मिला है। I have received a letter from a lawyer, not a physical copy. I've received an electronic copy of the letter. One, I consider this a great honor because I am the only politician in Jammu and Kashmir who has been bestowed with a love letter like this from the BJP. I consider it a mark of respect that I am obviously a political force that they cannot ignore. उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड को लेकर दिए एक और बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। उमर अब्दुल्ला ने एक जनसभा में कहा, बीजेपी हमें बताए कि क्या स्टेटहुड के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फर्जी पोस्ट को शेयर किया। ये पैरोडी पोस्ट बिल्कुल ट्रंप के जाने पहचाने अंदाज में लिखा गया है। इसमें मजाक में दिखाया गया है कि ट्रंप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के मिशन की तारीफ कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस मजाकिया पोस्ट को शेयर करते हुए इसे छोटा सा कैप्शन लिखा, काश ऐसा होता। समझ सब रहे हैं उमर अब्दुल्ला सज्जन जी, और कर वही रहे हैं जो उनकी राजनीति के लिए ठीक है। नहीं देखिए, इसमें एक तो उनकी राजनीति के लिए ठीक है, लेकिन इस बात पे, स्टेटहुड की बात पे उनका ये तो मजाक है। वो हाँ, ये मजाक में कहा है, लेकिन उनकी मांग सही है, क्योंकि ये गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री खुद जाके वहां पे कह चुके हैं कि ये मोदी का वादा है कि आपको तो सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एक स्टेटहुड का सेंटीमेंट जब 370 खत्म हुआ, उसके बाद ही कहा गया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। तो एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनका ये अधिकार है कि भाई ये चीज जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। हालांकि उन्होंने इसको तंज करते हुए जब ट्रंप को लाया तो ये मामला संवेदनशील है, क्योंकि भले ही आपने मजाक के लहजे में कहा, सोवरेनिटी के लिहाज से आपने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शपथ ली है, तो आप सटायर में भी कई बार आजकल सटायर और कॉमेडी में की गई बातें बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जा रही है। तो निश्चित तौर पर उनका मंशा जो भी रहा हो, ये कहना कि क्या मैं ट्रंप से जाके मांगू, आप ये कह सकते थे कि भाई जल्दी हमें मिलना चाहिए, केंद्र सरकार को डिले नहीं करना चाहिए, कारण बताना चाहिए। तो ये बात थोड़ा सा संवेदनशील हो, ये सुलझे हुए व्यक्ति है। जहां तक पहले वाली बात रही कि हमारे विधायकों किया जा रहा है, 100 करोड़ किया जा रहा है, तो वो सारे के सारे जितनी क्षेत्रीय पार्टी है वो सब बीजेपी पे आरोप लगा रही है। तो ये एक पैटर्न है। बीजेपी कर भी रही है क्या? आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, मतलब इतनी बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि वो जब कोई आरोप लगाता है तो तुरंत बीजेपी के पास, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में वो ताकत नहीं है। जम्मू छोड़ दीजिए, कश्मीर में तो नहीं है। नहीं है जम्मू, लेकिन अभी बीजेपी के पास 30 एमएलए हैं, 29 या 30 एमएलए पिछली बार बीजेपी के जीते थे, 30 ही जीते थे। उसके पहले 25 थे, अब 5 और बढ़ गए हैं, 30 एमएलए जीत गए हैं। तो अगर अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश बीजेपी करती है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और एक ही देखिए, जम्मू कश्मीर में एक आरोप लगा कि 35 से 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। इन्होंने कहा, स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया, लेकिन जम्मू के एक विधायक को, जो जम्मू में इनके विधायक हैं,
उधर आप देखिए वहां टीवीके के नेता, विजय की पार्टी के एक नेता ने सेंथिल बालाजी का नाम लेकर के लगाया कि डीएमके की तरफ से हमारे विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। तो इसके पहले आप देखिए कितनी बार यहाँ अरविंद केजरीवाल ने, जब उनकी सरकार थी, तो हर 5वें 6ठे दिन वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मजा आता है कि फोन करके हमारे विधायकों को कहा गया कि पैसे लो और पार्टी छोड़ दो। हालांकि कुछ नहीं होता। बीजेपी वो तो अरविंद केजरीवाल के आरोप बिल्कुल, हाँ, मतलब बीजेपी के पास 8 एमएलए थे, किसी को नहीं लग रहा था कि बीजेपी इतना तोड़ लेगी, 28 एमएलए तोड़ के सरकार बन ली, लेकिन वो कहते तो माइंड गेम कर रहे थे, वो पॉलिटिक्स उसी तरह कर रहे की चीजें चलती हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ से जो मानहानि का नोटिस गया है उसका भी कोई मतलब नहीं है। नेता अब कौन प्रूव करेगा कि किसको ऑफर गया कि नहीं गया और इससे किसकी मानहानि हुई, ये भी सब चलता रहता है राजनीति में। आइए बिहार की खबर आपको दे दूं, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नॉमिनेशन पूरा हो गया है। चुनाव लड़ने वालों की प्रॉपर्टी की डिटेल आ चुकी है। इसके मुताबिक जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। प्रशांत किशोर के पास कुल 198 करोड़ की फैमिली नेट वर्थ है। इसमें उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास की संपत्ति भी शामिल है। प्रशांत किशोर के पास लगभग 96 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी के पास लगभग 101 करोड़ से 112 करोड़ के बीच की प्रॉपर्टी है। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रशांत किशोर से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी है। कईयों को चुनाव लड़वा चुके प्रशांत किशोर अब अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन भी उन्होंने फाइल कर दिया। बांकीपुर में उपचुनाव 30 जुलाई को होने जा रहा है। प्रशांत किशोर कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, ये एनालिसिस तो अब आप करें अजीत जी, आप बताएं। और सवाल तो उनके पढ़े लिखे होने का भी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। वो भी अपना दाया किया ही है। वो एमए करने के बाद उन्होंने एक और कोर्स किया है बाहर से, लैंग्वेज का एक कोर्स किया है। तो पढ़ाई उन्होंने की है, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है उनका और पैसे वाले भी हैं, ये दोनों बता ही दिया उन्होंने। और इतने बड़े आदमी, इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, उसमें उन्होंने अपने हलफनामे में लिखा है कि नोएडा के एक बिल्डर ने उनका भी मकान नहीं दिया। ये जो एक मामला है कि वो उन्होंने लिखा है उसमें कि उनका कई 11 साल पहले या 12 साल पहले बुकिंग कराई और अभी तक नहीं मिला। तो ये भी आम आदमी की तरह सफर कर रहे हैं उस मामले में। तो 198 करोड़ की संपत्ति वाला व्यक्ति सफर कर रहा है, और इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी होकर के, इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी, सब जीतेंगे या हारेंगे कि उनके फोन पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। हाँ। तो इसके बावजूद, खैर वो आम आदमी की पीड़ा उसमें क्या होती है वो समझ सकते हैं हम लोग। बांकीपुर का जो चुनाव है वो हम लोग अभी चुनाव तक ये चर्चा चलती रहेगी। वो सामाजिक समीकरण अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जो मैनेजमेंट की ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मतलब उसमें कोई हम लोग ये नहीं लगा सकते हैं कि बीजेपी, आप ये कह रहे हैं नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 पीके, कैंडिडेट नंबर 1 पीके, ठीक है। कैंडिडेट नंबर 1 योग्यता के आधार पर होगा, अपने एजेंडे के आधार पर होगा, अपनी राजनीति जो करते हैं उसके आधार पर कैंडिडेट नंबर 1 वो हैं। लेकिन एज अ पार्टी जो वहां अभी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, सोशल इक्वेशन में बीजेपी बड़ी पार्टी है, आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई है। तो प्रशांत किशोर एक लड़ाई जीत चुके हैं। अपोजिशन आज वो है, मुख्य विपक्ष बीजेपी का प्रशांत किशोर है। लंबे समय में ये राजनीति पर असर डालने वाली बात है और चुनाव में भी वो अच्छा लड़ेंगे। पहले की तरह एक तरफा चुनाव नहीं होगा बीजेपी का। एक और खबर, भारत ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित प्रोग्राम में अलग अलग देशों के राजदूतों, राजनयिकों, यूनाइटेड नेशन के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के लिए भारत के कैंपेन की शुरुआत की। जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण शांति के सिद्धांत पर आधारित है। अपने संबोधन में एस जयशंकर ने शांतिपूर्ण दुनिया पर जोर देते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य एक ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान देना है जहां शांति, सुरक्षा और समानता हो। सचिन जी, ये तो भारत हमेशा से ये कहता आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आए हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, शांति का समय है। निश्चित तौर पे देखिए, एक तो अस्थायी सदस्यता वाली बात तो वो चलती रहती है, पहले भी रहा है, लेकिन कायदे से तो जो अभी उसके स्थायी 5 सदस्य हैं, वो जो शीत युद्ध के बाद जो दुनिया बनी उस समय के पावरफुल देशों को दर्शाता है। आज स्थिति बदल चुकी है। आज यूरोप का हर तरीके से आप देखें तो डिक्लाइन हो चुका है। फिर भी वहां से फ्रांस और आपका ये ब्रिटेन, 2 देश वहां पे स्थायी सदस्य हैं। और एशिया का जो उदय हुआ है उसमें भारत जैसी देश जो है उसको स्थायी सदस्य होना चाहिए, अस्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे आप केवल इंडिया को नहीं बल्कि जितने भी आप कहते हैं ग्लोबल साउथ, जो
कॉलोनियल से निकल के ग्लोबल साउथ से विकासशील से विकास की ओर बढ़ने की, और अक्सर उनकी आकांक्षा को प्रदर्शित करता है। तो ये तो एक बहुत छोटी सी बात है जो चलती रहती है, और जो युद्ध का नहीं बुद्ध का काल है वो इसलिए भी कि जब भी युद्ध होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज उससे प्रॉफिट ही कमाए हैं आज तक। बिल्कुल ठीक बात। नुकसान सबसे ज्यादा किनका होता है? जो अभी Developing उस विकास countries। की दौर में जो आप देख लीजिए अभी इस क्राइसिस में सबसे ज्यादा झेल कौन से देश रहे हैं? वही जो विकासशील देश हैं